साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में जो इकाई 10 है उसमें से हम देख रहे हैं एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी में आज हम देखेंगे वीरकर, जो इसका उपशीर्षक है यह हम देखेंगे। कल के भाग में हमने देखा कि जो कल का भाग देखा और आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। शहर से जरा दूर शाम के वक्त मैं और मेरे मित्र श्री वीरकर गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पर बैठे। यानी शाम के समय में लेखक और लेखक का मित्र वीरकर यह कहाँ पर बैठे, तो गोपाल मंदिर के चबूतरे पर बैठे हैं। याद रखिए, पता नहीं क्यों किन्हीं किन्हीं मंदिरों का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। साफ कह दूं कि मेरा ईश्वर में कोई विश्वास नहीं, यानी लेखक का ईश्वर में या परमेश्वर में कोई विश्वास नहीं है। फिर भी किन्हीं किन्हीं वातावरणों में हमेशा के लिए लीन हो जाने का जी करता है। छोटा सा मंदिर है, चारों ओर कुंद परिजात और डगर, कहरे और चंपा के पेड़ लगे हुए हैं जो जंगली मालूम होते हैं क्योंकि कोई उन वृक्षों की देखभाल नहीं करता। एक निर्जन पुण्य पावन वातावरण है जिसमें शाम रंग भीग गए हैं। अभी अकेलापन है। शायद 6-7 बजे लोगों का आगमन शुरू हो। शाम दोपहर को खो देकर रात में लीन हो जाती है और रात भी सुबह में परिणित हो जाती है। यह चक्र चला आया है, चला चलता है। उसको प्रगति नहीं कहते। यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। शाम दोपहर को खो देकर रात में लीन हो जाती है और रात भी सुबह में परिणित हो जाती है। यह चक्र चला आया है, चला चलता है। इसको प्रगति नहीं कहते। वीरकर ने इतना कहकर मेरी तरफ इस तरह देखा मानो वह कोई अत्यंत गंभीर सत्य कह रहा हो। उसकी बात में कोई अंत तत्व हो या न हो, मुझे वह आदमी पसंद है, इसलिए उसकी बात मुझे एकदम निस्सार मालूम नहीं हो सकती। मैंने श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्ति से उनके वक्तव्य में अर्थ देखने की, खोजने की, टोह लेने की कोशिश की। लेकिन यह इम्पोर्टेंट कथन है, मैंने श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्तियों से उनके वक्तव्य में अर्थ देखने की, खोजने की, टोह लेने की कोशिश की है, लेकिन प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ नहीं आया। यह मुक्तिबोध का कथन है, याद रखिए। यह परीक्षा में पूछा था शायद, मेरे ख्याल से। उनके वक्तव्य का अभिधार्थ तो स्पष्ट ही शून्यत्व है। यह मैंने महसूस किया और भीतर इस बात की कोशिश करने लगा कि मैं उसे मूर्ख न समझूं। वीरकर कहता गया, उसको प्रगति नहीं कहते। मेरे ख्याल से वह गति भी नहीं है। मैंने उकता कर एक बगासी दी और उससे स्पष्टीकरण मांगा। उसने बहुत धीरे धीरे कहना शुरू किया, मानो उसकी सांस उखड़ गई हो और बड़े प्रयास से शब्दों को जोड़कर वाक्य बना रहे हो। आपने अभी कहा था कि हमारे काव्य साहित्य या कला में लाइफ का कंटेंट, जीवन के तत्व बहुत कम है। मेरा विचार है कि आज की खास दिक्कत यह नहीं है कि साहित्य में तत्व कम है, वरन यह है कि जीवन में बहुत अधिक है। यानी वह कहते हैं कि मेरा विचार, यानी लेखक का विचार है कि मेरा विचार है कि आज की खास दिक्कत यह नहीं कि साहित्य में तत्व कम है, यानी साहित्य में कम तत्व है, यह दिक्कत नहीं है, वरन यह है कि जीवन में बहुत अधिक है, यानी जीवन में तत्व बहुत अधिक है। वह साहित्य में सभी रेखांकित नहीं किए जा सकते। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व है। सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता रहता है कि उत्तेजित होकर
उत्तेजित होकर मस्तिष्क की रंगे मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को ताल देते हैं, भूल जाने की कोशिश करते हैं और मन जानबूझकर अपने में शून्य का निर्माण कर लेता है। मुझे हतसंगे हो जाना चाहिए था, किंतु मैं मात्र हतबुद्ध होकर उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उसकी बात को निखार कर रखना चाहा। मैंने कहा, शायद आप यह कहना चाहते हैं कि आज के सचेत संवेदनशील कलाकार की समस्या यह नहीं है वरन यह कि वह बहुत अधिक है और वह सुबह से लेकर शाम तक लगातार इकट्ठा होता रहता है कि उस कंटेंट का प्रॉपर शिफ्टिंग, उन तत्वों का यथा योग्य संकलन संचय नहीं हो पाता। क्या आप यह कहना चाहते हैं? देयर यू आर हाँ, एकदम सही, वीरकर ने उत्साहित होकर जवाब दिया और आगे जोड़ा, लेखक के मन में लगातार एकत्रित होने जाने वाले इन तत्वों का इतना बोझ होता है और ईश्वर ने या समय ने उतना कम अवकाश दिया है कि अनेक कलाकार नमूनों में उनकी पुनर्रचना हो नहीं पाती। इसके फलस्वरूप वे तत्व मर नहीं जाते, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अथवा यूँ कह लीजिए कि लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यत्व का निर्माण कर लेता है और वह स्वयं भी उसमें खो जाता है। मैं यह समझता हूँ कि लेखक की आज इस स्थिति से उबरने की आवश्यकता है। वीरकर ने यह आघात शायद मुझी पर किया था, अथवा उसकी व्यक्तिशः अपनी कोई विशेष पार्श्वभूमि हो सकती है। मैं यह जानना चाहने लगा कि आखिर उसके मन में क्या है। वीरकर एक मझोले कद का आदमी, यानी मझोले यानी छोटा कद, हाई स्कूल का मामूली टीचर है। यानी जो मझोले कद का जो केशव भी था, जो तीसरा क्षण नामक उपशीर्षक में केशव था, वह भी मंझोले कद का ही था। मामूली टीचर यानी वीरकर जो है वह टीचर की नौकरी करता है, एक शिक्षक है। साधारण परिस्थिति है, पढ़ने लिखने का शौक है, काफ़ी घुमक्कड़ है, उसने लंबी लंबी यात्राएं भी की है, आदमी दिलचस्प है। सबसे बड़ा गुण यह है कि वह मेरा दोस्त है। यानी कहा जाए तो वह जो केशव था तीसरा क्षण में, वह लेखक को पसंद नहीं था, लेकिन जो वीरकर है वह लेखक को पसंद है और वह भी घुमक्कड़ था और केशव भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ही था। मुझे लगा कि उसकी बात में कुछ सार है, इसलिए बात बढ़ाते हुए मैंने उससे कहा, लेकिन इन जीवन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना आखिर वह क्यों नहीं कर पाता? वह उसकी अपेक्षा क्यों करता है? मेरे ख्याल से वह अपने भोक्ता मन के वस्तु तत्व से भाग रहा है, अथवा उससे इतनी प्रतिभा नहीं है कि वह सबको उचित रूप से प्रस्तुत कर सके। वीरकर हंसा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। लेकिन यह निसंदेह है कि अलग अलग लेखक अलग अलग जवाब देंगे। बहुत से लेखकों में प्रतिभा का अभाव, किसी में उत्साह का अभाव, पता नहीं क्या क्या। ये मुक्तिबोध के कथन है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। वीरकर ने मुझे एक झटके में अंतर्मुख कर दिया और मैं यह सोचने लगा कि आखिर इस समस्या का रूप रंग क्या है और उसका मुझसे जो संबंध है उसका स्वरूप क्या है। मंदिर के चबूतरे पर शाम को नीले धुंधलके में आसपास के वृक्षों के फूलों और पत्तियों की सुगंध आ रही थी। अभी रात के 8 भी नहीं बजे थे। न केवल वृद्ध और अधेड़ स्त्रियां वरन लड़कियां और नवयुवक मंदिर में आते दूर ही से गर्भांतराल में स्थित देवता पर फूल फेंकते और हाथ जोड़कर
न मालूम क्या क्या बुदबुदाते हुए क्षण भर प्रार्थना मग्न हो जाते। यानी शाम का समय है, शाम के समय में 8 बजे नहीं, ये शाम का समय है और वह फूलों की पत्तों की सुगंध आ रही है पेड़ों की, और वह युवती या नवयुवक या एक अधेड़ यानी कम से कम 30-35 उम्र के, इसको हम आधेड़ उम्र के कहेंगे, यह लोग आ रहे हैं, फूल पर देवता पर फूल चढ़ा रहे हैं और कुछ बुदबुदा रहे हैं, मतलब कोई तो प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना मग्न हो जाते हैं। शहर की गड़बड़ से दूर यह मंदिर रात के 9:30 बजे तक इसी तरह व्यस्त रहता है। यानी शहर से दूर यह मंदिर है और वह 9:30 बजे तक रात में इसी प्रकार रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। साधारणतः मंदिर जाने वाले इन नवयुवतियों और नवयुवकों की इस प्रार्थना उन्मुख भावना पर मैं मैं हंसा करता, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने व्यंग नहीं कसा। यानी वह जो नवयुवक है, युवतियाँ है, वह मंदिर में आते हैं, लेखक उस पर हंसते हैं, लेकिन आज वह हंसे नहीं, उन पर व्यंग किया नहीं। इन नवयुवक युवतियों को देख न जाने क्यों मैंने भरे हुए गले से विरकर से सिर्फ इतना कहा, परिस्थिति से सामंजस्य के लिए यह जो आजीवन संघर्ष है उसमें कितनी मनोवैज्ञानिक शक्ति खर्च हो जाती है। यानी जो जीवन जीने के लिए जो असमंजस्य शक्ति है, जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष में कितनी मनोवैज्ञानिक शक्ति, ऊर्जा खर्च हो जाती है, ऐसे विरकर को लेखक कहता है। 25 साल तक के यौवन में जब व्यक्ति की मानसिक शक्ति निर्माणशील प्रयत्नों में लगनी चाहिए, वह कैसे बेहुदा युद्ध में व्यय हो जाती है। यानी जो 25 वर्ष का है तो उसको जीवन सुधारने में, जीवन की प्रगति करने में, जीवन का निर्माण करने में ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, तो वह किस प्रकार के अन्य कामों में वह अपनी शक्ति ऊर्जा खर्च करता है। विरकर खुद अपने में डूबा डूबा सा लग रहा था। उसने कहा, लेखक के स्वभाव में बहुत सा आदर्शवाद रहता है, या कहिए आदर्शवादी जिद रहती है। हम यह कहेंगे, वह कतई नहीं कहेंगे, किंतु समाज या समय लेखक को या अन्य को ऐसा विकल्प देता है। उन्नति की 3 मंजिली इमारत में घुसकर ऊपर तक जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, वह भी चमकदार। ऊपर बहुत भीड़ है, बड़ी ठेल मठेल है। लेखक कहता है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके साथ नहीं, लेकिन परिस्थिति ने उसको यह विकल्प दिया ही कहाँ है। वह परिस्थिति से ज़बरदस्ती यह विकल्प लेना चाहता है। यानी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, यह परिस्थिति उसकी नहीं है कि उसके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन वह विकल्प दे रहा है। उसका परिणाम यह होता है कि ठेलम ठेल करती हुई भीड़ के नीचे वह कुचला जाता है। इस इमारत के बाहर उसको एकदम खिसक जाना पड़ता है, या वह ठेल दिया जाता है। और साधारणतः ऐसे ऐसे लोग अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए होते हैं। वर्ग श्रेणी से गिरे हुए हुए की मनस्थिति हमेशा खराब होती है। जो वर्ग स्थिति से गिरे हुए हैं, वर्ग श्रेणी से अलग हुए हैं, उन लोगों की जो मनस्थिति है वह हमेशा खराब रहती है। मैंने कहा, हाँ, अपनी वर्ग की आदतें, संस्कार, भावनाएं कहाँ जाएगी। उसने कहा, फिर भी उन्हें अपनी वर्ग श्रेणी से गिरे हुए ही रहना पड़ता है, चूँकि वह उनकी पीढ़ी से लुढ़क कर गिरे हुए हैं, इसलिए वह वर्ग श्रेणी उनका तिरस्कार करती है। मनुष्य पर न्याय निर्माण देने का उसका मापदंड व्यवहारत उसी वर्ग का होता है। मेरी हालत देखो न, मेरी शेरवानी फटी हुई है, इसलिए वे मुझ पर दया करती कि मैं अयोग्य निकला। अनुत्तरदायी हूँ। अनुत्तरदायी कौन, मैं या वह? मेरे नाते रिश्तेदार सब उसी श्रेणी के हैं। इससे कृपा, तिरस्कार, आलोचना का विषय तो बनना ही पड़ता है। विरकर ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं उन्नति के उस जीने पर चढ़ने के लिए ठेलम ठेल करने लगूँ तो शायद मैं भी सफल हो सकता हूँ, लेकिन ऐसी सफलता किस काम की, जिसे प्राप्त करने के लिए आदमी को आत्मगौरव खोना पड़े, चतुरता के नाम पर बदनामी करना पड़े, शालीनता के नाम पर बिल्कुल
बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठी खुशामदी बातें करनी पड़े। जिन व्यक्तियों को आप क्षण भर टॉलरेट सहन नहीं कर सकते, उनके दरबार का सदस्य बन पड़े। हाँ, जो लोग यह सब कर लेते हैं, वे अपनी यश पताकाएँ फहराते हुए घर में लौटते हैं और इतने आत्मविश्वास से बात करते हैं कि मानो उन्हीं का राज्य है। बहुरूपिया शायद पुराना हो गया है, लेकिन उसकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठी है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। बहुरूपिया शायद पुराना हो गया है, लेकिन उसकी कला इन दिनों अत्यंत परिष्कृत होकर भभक उठी है। इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। तो यह जो है, यह मुक्तिबोध का कथन है। एक साहित्य की डायरी में वीर कर नामक उपशीर्षक में यह कथन है, याद रखिए। वीरकर कहता गया, यानी वीरकर और कहता गया। अब बताइए हम शरीकों पर क्या क्या नहीं गुजरती। जिस वर्ग से हम गिरे हैं, वह वर्ग हमें फटे कपड़ों में भी संतुष्ट नहीं रहते देता। वह हमारे पीछे पड़ा रहता है। आप बताइए, उसे कैसे झकझकोरे। उनके मापदंडों की पूर्ति के लिए गंदी गाली देकर वीरकर ने कहा था, मैं यहाँ भद्र गाली का उपयोग कर रहा हूँ। हम अपनी ऐसी तैसी करते फिरे। अजी क्या बताऊँ, हमने जब चित्रकला सोसाइटी खोली तो हमें अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। यानी वीरकर ने चित्रकला सोसाइटी खोली थी, याद रखिए। मैंने कहा, बताइए बताइए। वीरकर ने जवाब दिया, जिन लड़कियों को मामूली पोर्ट्रेट पेंटिंग का अब स नहीं आता। खैर छोड़िए वह किस्सा। जब हम उन सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन करने लगेंगे तो मैं एक मिनिस्टर को बुलवा लाया। यानी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक साहित्य की डायरी में कौन सा व्यक्ति जो है चित्रकला सोसाइटी खोलता है, तो वहाँ पर केशव नाम होगा, वीरकर नाम होगा या अन्य कोई नाम होगा, तो वीरकर खोलता है, याद रखिए। यानी यहाँ पर जो लड़कियाँ पेंटिंग या चित्रकला सीखने के लिए आती है, उसको चित्रकला का यानी कुछ पता नहीं है, फिर भी वहाँ ऐसी बात करते हैं। सम्मेलन करने लगे तो एक मिनिस्टर को बुलवा लाया। साहब हमारे लोग कितने खुश। मेरे पिताजी को लगा मेरा लड़का आप ठीक रास्ते पर जा रहा है। आजी आपसे क्या कहे। मिनिस्टर के बंगले पर मेरे एक परिचित बैठे हुए थे। वह एक नेता का लड़का था। यानी मिनिस्टर के बंगले पर उनका वीरकर का एक रिश्तेदार बैठा था, परिचित बैठा था। वह मिनिस्टर का लड़का था। मिनिस्टर की पीठ फिरते ही फूस से कहता क्या है, हमारे पिताजी को प्लेटफॉर्म दिखलाइए न। जी हाँ, जनता में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वे आजकल भूदान आंदोलन में काम कर रहे हैं। मैंने अपने समिति के वार्षिक महोत्सव की अंतिम सभा का उन्हें अध्यक्ष बना दिया। ओहो, मेरे लोगों को क्या खुशी हुई। अब तक मैं निकम्मा ही नहीं अयोग्य था, लेकिन मेरी पहुंच उन तक देख मेरी इज्जत कितनी बढ़ी। यह आप बिल्कुल संभव है कि उसके ज़रिए मेरे बहुत से काम निकल जाए। लेकिन वे लोग कितने बदमाश, कितने गधे। मैंने वीरकर से कहा। अभी वीरकर से लेकर कहता है, तुम अपने मुद्दे से भटक गए हो। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। हमारा लेखक अपनी भौतिक सांसारिक उन्नति के लिए द्वंद्व फंद करता रहे, या स्वप्न अपनी दिशा में प्रगति के लिए वह कोशिश करे। अगर उसने पहली बात छोड़कर दूसरी बात की ओर बात की तो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। भूख के, दयनीयता के, अपमान के, अभाव के, रोग के, यहाँ तक कि मृत्यु के। यदि दूसरी बात छोड़ पहली बात की तो उसका मूल मनपिंड ही नष्ट हो गया, समझिए। यदि उसने दोनों बातें एक साथ करना चाही तो वह इन दोनों घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं कर सकता। उनकी स्थिति न केवल
उपहासास्पद हो जाएगी, वरन वह पहले दर्जे का बदमाश भी बन जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं अभी के अभी दे सकता हूँ, कहो तो नाम लूँ, बोलो लूँ। मैंने वीरकर से कहा, यानी वीरकर से लेखक कह रहा है, मेरा तो सिर दुख रहा है, यानी वह वीरकर कह रहा है कि ले मेरा तो सर दुख रहा है। तड़ाक से जवाब मिला, तथ्यों से क्यों क्यों जी चुराते हो, यानी फिर लेखक बोलता है कि तथ्यों से क्यों जी चुराते हो। उस वर्ग के आलोचक तुम जैसों को कहते हैं कि तुम ऑक्सप्योरो हो, जो लिखते हो उसका ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आता, या फला हो, असल में तुम्हारी दुनिया ही अलग है। यानी वीरकर को लेकर कहता है कि असल में तुम्हारी दुनिया ही अलग है, तुम्हारे डिजिटस गणित ही अलग है, तुम्हारा वातावरण ही अलग है, तुम्हारी प्रेरणा ही भिन्न है। वह भला उनके लिए अनुकूल क्यों होगी, वह उन्हें समझने कैसे आ सकती है, क्यों वह उन्हें सुंदर क्यों लगेगी। मैंने वीरकर को डांटकर कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात से इस तथ्य का क्या संबंध कि हमारी श्रेणी के लेखक के पास साहित्य से संबंधित आंदोलन जीवन तत्व बहुत अधिक है, किंतु वह उन्हें अंडरग्राउंड कर देता है और वह कृत्रिम रूप से मन में एक शून्य बना लेता है। वीरकर ने कहा, चलो उठो, तुम बेवकूफ़ हो, घर चलो, देर हो गई। आज ही वहाँ बहती हुई नई नई लहरों में डूबा रहता है, पानी आँखों में समा जाता है, वह आँखें मूंद तैरता है, लेकिन पानी के बाहर सिर निकालकर जल का नील निस्तार दृश्य नहीं देख पाता। इन तत्वों की अनेक नमूनों में पुनर्रचना करने के लिए बहुत गहरी चिंतन शक्ति चाहिए। उसे उसकी कुरसता नहीं है, और फुर्सत यदि है भी तो बहुत थोड़ी सी। मैं चुप रहा, मुझे लगा कि वह काफ़ी हद तक सही कह रहा है, यानी लेखक चुप रहे और लेखक को लग रहा है कि वीरकर जो है काफ़ी हद तक सही कह रहा है। अब मुझे ही देखिए ना, यानी लेखक कहता है कि खुद को देखिए, दिन भर में जिन दुनिया में प्रवेश करता हूँ, उसे यदि देखा जाए तो वह स्वप्न कथा का ही एक रूप है। यानी लेखक कहता है कि दिन भर हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी एक स्वप्न कथा का ही रूप है। वह एक विशाल उपन्यास है, वह एक चित्रकथा है, उसमें जितने ही मनोहर और सुकुमार, भयंकर तथा विषादपूर्ण दृश्य है। अगर मैं अपनी तात्कालिक जीवन गाथा के प्रसंग उठाकर लिखूं तो भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं। वास्तविक जीवन जीते समय संवेदनात्मक अनुभव करना और साथ ही ठीक उसी अनुभव के कल्पना चित्र प्रेषित करना, ये दोनों कार्य एकदम एक साथ नहीं हो सकते। उसके लिए मुझे घर जाकर अपने में विलीन होना पड़ेगा। इसलिए मैं थ्योरी सिद्धांत बनाकर रखी है, यानी लेखक कहता है कि थ्योरी सिद्धांत बनाकर रखा है, चाहे वह किसी को पसंद हो या न हो। इन संवेदनात्मक तथ्यों या सत्यों का अंडरग्राउंड भूमिगत हो जाना बुरा नहीं है। मैंने यही बात अपने प्यारे मित्र वीरकर को बताई। उसका विश्लेषण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं उसे यहाँ दे रहा हूँ। उसने बताया कि अनुभव संवेदना, यानी वीरकर ने बताया कि अनुभव संवेदना और अनुभव प्रक्षेपण दोनों साथ साथ नहीं चलते। यह एकदम सही है, किंतु जिस व्यक्ति का मन मूलतः क्रिएटिव, सृजनशील और कल्पना प्रवण है, वह टेबल पर लिखते वक्त कल्पना प्रवण होता है। यह बात नहीं, उसकी सृजनशील कल्पना प्रवणता वस्तुतः दिन भर चलती है। सच तो यह है कि वह उसके जीवन का एक धर्म है।
जीवन का एक धर्म है। जीवन का धर्म होते हुए भी वह उस धर्म का यथा योग्य पालन नहीं करता, पालन करने की कोशिश भी नहीं करता। उदाहरण के लिए उसे किसी विषय पर संपादकीय लिखना है, यानी किसी विषय का संपादकीय लिखना है, यानी संपादकीय की लिखना है। तुम पत्रकार हो, संपादकीय लिखते वक्त एकदम उस व्यक्ति का ध्यान जाता है इस बात पर कि वह जो कुछ लिखना चाहता है उसमें कई जगह सत्य की टांग टूटी रही, यानी जो संपादकीय लेख लिखना है और वह लिखते समय उसको पता चलता है कि इसमें कई जगह पर, बहुत सी जगहों पर सत्य जो है छोड़ा गया है, सत्य को तोड़ मरोड़ दिया गया है। उसकी कल्पना में एक इमेज फार्म होता है, एक चित्र उभरता है, एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखाता है कि वह कितनी झूठाई में जी रहा है। वह न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है, करता जा रहा है। उसमें एक डबल पर्सनैलिटी, एक द्वित्व है। वीरकर ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, यानी चुनौती वीरकर ने लेखक को दिया और कहा, क्या तुमने इस डबल पर्सनैलिटी के जीवन दृश्य प्रस्तुत किए? उसने आगे कहा, क्यों नहीं किए? तुमने अपने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? वीरकर पता नहीं क्यों बहुत उत्तेजित हो उठा। वह बड़बड़ा रहा था, गरज रहा था। उसने मुझ पर जब इस प्रकार आक्रमण किया तो मेरा हतबुद्ध हो जाना स्वाभाविक था। मैं क्रुद्ध हो उठा। जब उसने मेरी भय देखी और तमतमाया चेहरा देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। और डबल पर्सनैलिटी इस शब्द से तुम्हें आपत्ति है, यह ठीक है। यानी लेखक को आपत्ति है डबल पर्सनैलिटी शब्द से। तुम्हारी आपत्ति आधार है। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मेरे दोस्त ही आओ चाय पी लो। यानी वो कहता है कि वीरकर तुम मेरे दोस्त हो, आओ चाय पी लेंगे। मैंने कहा, मुझे चाय वाय नहीं पीनी, तुम निकम्मे आदमी हो। उसने मुझे शांत करते हुए कहा कि विवशतापूर्वक ही क्यों न सही, तुम्हें डबल पर्सनैलिटी न सही डबल स्टैंडर्ड रखना ही पड़ता है। मुझको भी रखना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि एक पुण्य वस्तु है, एक कमोडी है। तुम बुद्धि बेचते हो, मैं भी वैसा ही करता हूँ। यानी कहता है कि यहाँ से पूछा जाने योग्य कथन है, तुम्हारी बुद्धि एक पुण्य वस्तु है, एक कमोडी है। तुम बुद्धि बेचते हो, मैं भी वैसा ही करता हूँ। यह मैं जानता हूँ कि जीवन प्रधान है। जीवन न रहा तो कला कैसी है, कला कैसी, साहित्य कैसा। यानी कहता है कि जीवन न रहा तो कला कैसी, साहित्य कैसा। लेकिन सोचो कि जिस अनुभव संवेदन में तुम लगातार लीन रहते हो, यदि उस संवेदन को तुम प्रकट न करोगे, तुम न बताओगे, तो निकम्मों को क्या पड़ी है कि वह बतावे। अपने अनुभवों का तुम सिग्निफिकेंस, महत्व पहचानो। सामाजिक दृष्टि से तुम्हारा स्थान कुछ नहीं, इसलिए तुम अपने को हेटा या छोटा मत समझो। तुम मात्र एक संवेदनशील माध्यम हो। अपने को जाने अनजाने, हेड़ा या छोटा समझकर इस माध्यम को विकृत मत करो। अपने ही ईमानदार अनुभव संवेदनों को तथा अपने जीवन के स्थायी भावों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव, सही परिप्रेक्ष्य में पहचानो। यानी ये बात लेखक को वीरकर समझा रहा है, बता रहा है। वीरकर की आवाज़ इतनी घनी घनी हो रही थी कि मुझे लगा कि वह किसी भावना में बह रहा है। मुझे एकदम न जाने क्या उत्तेजना हुई। मैंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे को जोर से हिला दिया। उसने अंत में इतना कहा, इन अनुभव संवेदनों को संजोकर रखना, उनसे संबंध जीवन प्रसंग और मानव हृदय समेट कर रखना। उन्हें नोटबुक में टॉक लेना या क्या जरूरी नहीं है। स्वयं को आस्तिक रूप में संपन्न करने का यह भी एक तरीका है। क्या ऐसी बात नहीं है? वीरकर की जिन श्रद्धामय
प्रताड़नायुक्त आँखों ने मेरी तरफ देखा। वे वीरकर नहीं था, मेरी गति में चलता फिरता साधारण वीरकर उपेक्षणीय व्यक्ति है। यह कोई और है जिसमें मानव विकास दृश्य देखने का अद्भुतपूर्व सामर्थ्य है। यह एक महापुरुष है जो विश्व स्वप्न देखता है। यानी यह वीरकर के बारे में लेखक कहता है, याद रखिए। मैं अपने में खो गया। हम धीरे धीरे अलग अलग चलने लगे। मैं मन में दोहराने लगा, सचमुच साहित्य से संबंधित जीवन तत्व बहुत ही अधिक है। लगातार होने वाले विचित्र अनुभव संवेदनों के एकदम साथ न सही तो भी कदम ब कदम किसी न किसी तरह कोई न कोई, चाहे भिन्न ही सही, अनुभव प्रेक्षण भी चलता रहता है अपने स्वयं के भीतर के कल्पना पटल पर। इस तथ्य से कैसे इनकार किया जाए। यद्यपि इतने स्पष्ट रूप से वीरकर ने यह बात प्रस्तुत नहीं की थी, अपने ही कल्पना पटल पर इन अनुभवों प्रेक्षेपणों के सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और न उनके संकलन संचय की आवश्यकता है, वरन इसके बहुत बहुत पहले विश्व दृष्टि की आवश्यकता है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभवों के ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते और इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभवों या अनुभवासों को ही तरजीह देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों को गला घोट देते हैं।